हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पर्यावरण के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे 9वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने 8 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो भी छात्र उन वीडियो को नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ से सभी वीडियो देख लीजिए। जैसा कि बताते हैं कि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले वर्षों के एग्जामों में और लगातार कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए उन सभी क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जैट्रोफा से प्राप्त होता है। बताना आप सभी को, जैट्रोफा से प्राप्त होता है लिग्निन, वैक्स, बायोडीजल, गोंद। 4 ऑप्शन है आपके सामने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायोडीजल, यानी सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैट्रोफा से प्राप्त होता है बायोडीजल। अभी जैट्रोफा होता क्या है इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। ये एक पौधा है, कहीं कहीं जैट्रोफा भी लिखा होता है, कहीं कहीं जैट्रोफा। ओके, ये एक पौधा है जिसके बीजों से सस्ते गुणवत्ता वाले जैव ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। ये जैट्रोफा एक ऐसा पौधा है जो भारत की किसी भी बंजर भूमि में जहाँ कुछ भी ना उगता हो इसको उगाया जा सकता है। होता क्या है कि इसमें 3.5 किलो इसका बीज लेते हैं और उससे 1 लीटर जैव ईंधन बन सकता है। ये जैव ईंधन होता क्या है इसके विषय में जान लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब सभी क्या हैं, जैव ईंधन ही तो हैं। पौधे, शैवाल, पशुओं के अपशिष्टों से ये जैव ईंधन का निर्माण भी किया जाता है और जैट्रोफा के बीज से भी जैव ईंधन का निर्माण किया जाता है, बायोडीजल। ओके, क्या होता है कि डीजल में 18% अगर आप ये जैट्रोफा का बीज मिला देते हैं तो उससे बायोडीजल का निर्माण होता है, जो कि डीजल से सस्ता होता है। ओके, जो काम डीजल करता है वही काम बायोडीजल भी करता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि डीजल और पेट्रोलियम में एक ही अंतर है कि डीजल जो होता है ये नवीनीकरण नहीं है। ओके, और जो बायोडीजल है ये नवीनीकरण है। इसका मतलब ये है कि डीजल का एक सीमित भंडार है जो कभी भी समाप्त हो सकता है ज़्यादा उपयोग के कारण, लेकिन बायोडीजल का सीमित भंडार नहीं है, इसको बनाया जा सकता है। ओके, आवश्यकता के अनुसार इसको बनाया जा सकता है। तो बायोडीजल और डीजल में सिर्फ यही अंतर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा, केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताना आप सभी को, केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक, कानपुर, नागपुर या फिर भुवनेश्वर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। ओके, तो बा आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दाल अनुसंधान का मतलब ये होता है कि जहाँ पर दाल के नए किस्मों का उत्पादन किया जा सके। किसी भी अनुसंधान का मतलब रिसर्च करना होता है कि उसमें नई किस्मों का उत्पादन किया जा सके, ऐसी किस्मों का उत्पादन किया जा सके जिसमें रोग ना लगे या अच्छी क्वालिटी का हो। ओके, जैसे आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक पे। लीची मुजफ्फरपुर में। तंबाकू राजमुंदरी में। ऐसे बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं और सबका मेन उद्देश्य यही है कि उसके विषय में नए नए गुणवत्ता वाली चीज़ों को खोज करना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इनमें से कौन सी नकदी फसल है। बताना आप सभी को, इनमें से कौन सी नकदी फसल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आज की इस वीडियो का टारगेट है हमारा 1000 लाइक का, तो हमारा टारगेट पूरा करिए। मैं बहुत खुश होता हूँ और इतनी मेहनत करता हूँ। अगर टारगेट मेरा पूरा हो जाता है तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता हूँ। ओके, जूट, गन्ना, कपास, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नकदी फसल कौन सी है, उपरोक्त सभी। जूट, गन्ना, कपास, ये तीनों नकदी फसल हैं। ओके, तो द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नकदी फसल के अंतर्गत यही 3 चीज़ नहीं, और भी चीज़ें आते हैं, जैसे काफ़ी, कोका, केला, संतरा, ये भी क्या है, नकदी फसल है। अच्छा, नकदी फसल होते क्या हैं इसको समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, अपने भाषा में। जिस चीज़ों को बेचने पर मुझे तुरंत पैसा मिल जाता है और उसको रखना नहीं पड़ता, नगद बेच दिया जाता है खेत से ही, तो उसे क्या कहते हैं, नकदी फसल। जैसे क्या हो गया, गन्ना को हम घर में स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाएगा। ओके, कपास को, जूट को इसी प्रकार से स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे गेहूं है, इसको स्टोर करके रख लेते हैं। धान हो गया, इसको स्टोर करके रख लेते हैं,
लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम इनको स्टोर नहीं कर सकते, यानी मुझे नगद पैसा चाहिए। खेत में उगने के बाद, तैयार होने के बाद नगद पैसा चाहिए। अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए कि नकदी फसल क्या होते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। ओके, वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है नकदी फसल कहलाती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 हमारा, नॉर्मन बोरलॉग ने किस फसल की वृद्धि हेतु योगदान दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। बताना आप सभी को क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चावल, गेहूं, मूंगफली, मक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ओके, तो बा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गेहूं। मैं बता दूं कि नॉर्मन बोरलॉग ये हैं अमेरिका निवासी। इनको अमेरिका के कृषि विज्ञान के जनक भी माना जाता है। इन्होंने गेहूं की नई किस्मों के उत्पादन और अच्छे उत्पाद वाले गेहूं का खोज किया था, जिन्हें पुरस्कार भी नॉर्मन बोरलॉग, इन्हीं के नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। ओके, तो काफ़ी योगदान दिया था। इन्हें हरित क्रांति के पिता भी कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक जो कि भारत के एम एस स्वामीनाथन है, लेकिन इनको पूरे विश्व के हरित क्रांति के पिता के नाम के रूप में जाना जाता है। इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है जिसका नाम होता है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा, कौन सा जानवर मांस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? बताना है आप सभी को। बकरी, भेड़, भैंस, सुअर। तो राइट आंसर हो जाएगा सुअर। द आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मांस उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है सुअर। इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा चीन में है और दूसरी अमेरिका में। सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है, फिर दूसरा अमेरिका। बता दूं आपको जानकारी के लिए कि मांस उद्योग के लिए सबसे बड़ा शहर है अमेरिका। अमेरिका में एक शहर है शिकागो, वहाँ मांस उद्योग की मंडी लगती है। गल्ला मंडी और मांस उद्योग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इस सबसे बड़ी मंडी लगती है। ओके, यहाँ होता क्या है कि जानवरों को मक्का, जौ आदि खिलाकर पहले मोटा किया जाता है और मोटा करने के बाद जब ये तगड़े हो जाते हैं तो इनको काट करके इनका मांस जो है डिब्बे में पैक होकर बाहर जाता है। ओके, तो पूरे विश्व में जाना जाता है ये कि मांस उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर है शिकागो। इसकी आबादी ज़्यादा नहीं है, मात्र 30 लाख इसकी आबादी है, जबकि केवल उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 22 करोड़ है। ओके, तो छोटा सा शहर है, 30 लाख आबादी है, जो कि अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि मांस का उद्योग बहुत अधिक होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि मांस का उद्योग सबसे ज़्यादा किस शहर में होता है, तो याद रखना कि शिकागो, जो कि अमेरिका राज्य में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एम एस स्वामीनाथन जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना आप सभी को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन जाने जाते हैं हरित क्रांति हेतु, जो कि भारत में योजना आयोग के सदस्य, भारत का दूध वाला, इसरो में योगदान हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति हेतु। ओके, इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। ओके, तो एम एस स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति जनक कहा जाता है, जबकि पूरे विश्व का हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, जिसको हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया। देखिए, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु, जो कि भारत में ही है। इन्होंने क्या किया था कि उच्च उत्पादन वाले गेहूं की प्रजाति का विकास किया था। ऐसी प्रजाति का विकास किया था जिसमें काफ़ी गेहूं की उत्पादकता बढ़ गई है। ओके, तो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, मूक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी को बताना है, मूक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, उड़ीसा, केरल या फिर मणिपुर? राइट आंसर हो जाएगा केरल। सा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसके और सारे भी नाम हैं, जैसे इसको शांत घाटी कहते हैं या फिर साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है मूक घाटी को। ओके, तो कहीं कहीं दिया जाता है कि साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में है या फिर शांत घाटी भारत के किस राज्य में है, तो ये सभी एक ही हैं। तो याद रखेंगे, सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरल। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? बताना आप सभी को, लखनऊ में, नागपुर में, कोलकाता या फिर दिल्ली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, नागपुर में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब, नागपुर में। देखिए, मैं बता दूं कि अनुसंधान पर्यावरण विज्ञान के अनुसार
ये बहुत महत्वपूर्ण विषय सुझाव देता है जो कि पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान है। ओके, क्या होता है कि जो पर्यावरण के विषय में जो महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं जिनसे पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है उसका सुझाव देता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, यूनेस्को ने मैप कार्यक्रम कब शुरू किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1971, 1976, 1981 या फिर 1986। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976, यानी बा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मैप कार्यक्रम होता क्या है इसके विषय में हम जान लेते हैं। देखिए, ये मैप कार्यक्रम होता है एक नेटवर्क संचालन जैवमंडल कार्यक्रम। ओके, नेटवर्क संचालन जैवमंडल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लगभग अभी तक 109 देश शामिल हो चुके हैं और संरक्षित जैवमंडलों की संख्या 564 तक पहुंच गई है। तो याद रखेंगे, बा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कंगारू किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में सीमित हैं? तो इसका कहने का मतलब ये है कि कंगारू सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है आपको। नियो ट्रॉपिकल, ऑस्ट्रेलियन, ओरिएंटल, एक भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। ओके, तो बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसको ऑस्ट्रेलियन कहें या फिर ऑस्ट्रेलिया। कंगारू सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। मैं बता दूं जानकारी के लिए कि कंगारू की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनकी आगे की टांगें छोटी होती हैं और पिछली टांगें क्या होती हैं? लंबी। इनके 4 पैर होते हैं और पिछले 2 पैर लंबे होते हैं और आगे की टांगें छोटी होती हैं, इसलिए सदैव ये उछल उछल कर चलते हैं। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय पशु भी है कंगारू, और ये एक स्तनधारी पशु है, याद रखेंगे। तो बा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, आरओ सिस्टम का प्रयोग किसके शुद्धिकरण में इस्तेमाल होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, दूध, पानी, शर्करा, हवा। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लगभग इस समय तो सभी कार्यक्रम में आरओ का पानी आता है, तो इससे आप जान सकते हैं आरओ वही वाला है जो आरओ का पानी आप पीते हैं। तो पानी के शुद्धिकरण के लिए होगा, तो बा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। वही आरओ का पानी की बात कर रहा है जो आप अपने शादी विवाह या कुछ लोगों के घर में भी पिया जाता है। ओके, तो समझ लेते हैं आरओ होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है। आरओ का पूरा नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, इसमें होता क्या है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो वाटर को प्योरीफिकेशन करता है, यानी शुद्धिकरण करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रेशर डाल करके पानी को साफ़ किया जाता है और इस तकनीकी से पानी में जो घुली अशुद्धियाँ हैं, घुली अशुद्धियाँ जैसे खारा पानी, उनके मेटल को ख़त्म करके बिल्कुल प्योरीफिकेशन कर देता है, शुद्धिकरण कर देता है। ओके, इनका उपयोग उन इलाकों में ज़्यादा होता है जहाँ के पानी में टीडीएस होता है, यानी टोटल डिसॉल्ट साल्ट होता है, यानी पानी खारा होता है। उन इलाकों में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण किससे होता है? प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण किससे होता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, पॉलीविनाइल क्लोराइड से, नाइलॉन, पॉलीथीन या फिर पॉलीएमाइड से। राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन। ओके, कभी कभी बोला भी जाता है कि मुझे पॉलीथीन दे दो, तो वही है प्लास्टिक की थैलियाँ। तो पॉलीथीन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सा ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ये किससे बनता है? ये एथिलीन का एक अणु द्वारा बनाया जाता है, एथिलीन का बहुलक है। ओके, तो याद रखेंगे सा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, प्लास्टिक के जलने से कैंसर पैदा करने वाली कौन सी गैस निकलती है? तो बताना आप सभी को, प्लास्टिक हो या पॉलीथीन हो, इसके जलने से कैंसर पैदा करने वाली कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, डाइऑक्सिन, हाइड्रोजन सल्फाइड या मेथाइल आइसोसाइनेट। राइट आंसर हो जाएगा डाइऑक्सिन, यानी बा आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डाइऑक्सिन। बता दो कि इस समय जो भी शहर दूषित हैं या पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं, इसका यही मेन रीज़न है कि प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करना। ओके, इससे डाइऑक्सिन नामक गैस निकलती है जो कि काफ़ी जहरीली गैस होती है, काफ़ी कैंसर पैदा करने वाली गैस होती है। ये क्या होती है कि इतनी तेज़ी से साफ़ सुथरी हवा को विशुद्ध करती है, उसमें दूषित कर देती है कि लोगों के शरीर में असर बहुत तेज़ी से पड़ने लगता है। तो डाइऑक्सिन गैस काफ़ी खतरनाक है जो कि प्लास्टिक के जलने से उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बा आपका
राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है। तो बताना है, सोलर सिस्टम की हिंदी होती है सौर मंडल। ओके, तो आपको बताना है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, गुरु, शनि या फिर मंगल। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु, यानी बा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, गुरु को हिंद और नामों से जाना जाता है, जैसे बृहस्पति, गुरु को हो या बृहस्पति दोनों सेम ही है। इंग्लिश में इसको जुपिटर बोला जाता है। ओके, इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और 5वां सबसे बड़ा ग्रह जो है कि पृथ्वी है हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, सुएज कैनाल जोड़ती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, भूमध्य सागर को लाल सागर से, अटलांटिक सागर को अरब सागर से, पैसिफिक सागर को आर्कटिक सागर से या फिर भूमध्य सागर को अंटार्कटिक सागर से। तो 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सुएज नहर है कहाँ, ये मिस्र में है। कहाँ, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। और ये अलग किसको करता है, अफ्रीका और एशिया को विभाजित करता है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा आ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। बताना आप सभी को, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, बा आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। भारत के अंदर लगभग 50% मूंगफली का उत्पादन सिर्फ गुजरात से होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 17, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है। बताना है आप सभी को, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, सोन नदी, चिनाब, गंडक या फिर महानदी पे। राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सोन नदी जो है, इसमें ये बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना है। ओके, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। इस नदी से काफ़ी कार्य होते हैं, जैसे सिंचाई, बिजली, मछली पालन आदि इस नदी से होते हैं। ओके, देखिए ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वहीं से ये सोन नदी भी निकलती है। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिंक, माइका, फास्फेट या मैग्नीज। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ओके, तो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीज, यानी द ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। तो बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि महाराष्ट्र के एक ज़िला है पालघर, उस ज़िले के अंदर एक शहर स्थित है। ओके, तारापुर जिसका नाम है वही है। ओके, तो याद रखना ये एक औद्योगिक नगर है, जैसा कि आप जानते ही हैं। यहाँ भारत के एक नहीं 4 नाव की रिएक्टर है जिनसे विद्युत उत्पादन की जा सकती है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है हंस, तोता, मोर, चील। इजी क्वेश्चन है, तो सभी को आ रहा होगा। अपने कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो सा आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टस बोला जाता है और इनका जीवन काल ज़्यादा नहीं होता है, मात्र 10 साल से 25 साल तक, 10 से 25 साल तक इनका जीवन काल होता है। लगभग ये राष्ट्रीय पक्षी मोर ये सभी राज्यों में पाया जाता है और जंगलों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो याद रखना राष्ट्रीय पक्षी मोर। ओके, तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।